रूप में हम आमंत्रित करना चाहते हैं गांधी विचार विभाग, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के पूर्व अध्यक्ष और संप्रति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक और वहां के पूर्व कुलपति भी रह चुके हैं। साथ ही फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर के निदेशक भी हैं, शिक्षा संकाय के अध्यक्ष भी हैं। कई महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों का उन्होंने निर्वहन किया है। अनुशासक के रूप में भी काम कर रहे हैं। साथ ही विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक हैं और उनका हमें हमेशा मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त है। और सबसे बड़ी बात यह कि विद्वता के साथ साथ सरलता एवं सहजता की प्रतिमूर्ति है। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। गांधी विचार के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर और देश के जाने माने गांधीवादी विचारक, कार्यकर्ता एवं एक्टिविस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार को आमंत्रित करते हुए हम अपने आप गौरवान्वित महसूस करते हैं और सर से आग्रह करते हैं, आदर पूर्वक आग्रह करते हैं कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम में हमें अपना मार्गदर्शन दें। प्रोफेसर मनोज कुमार। मुझे कुछ पॉइंट मिल गए कि मैं कुछ बोल सकने की स्थिति में अपने को पा रहा हूँ। कल की जब मैं बात करता हूँ, काल गणना की बात करता हूँ, तो कब की करूँ, अंग्रेजों के समय की या अंग्रेजों के पहले के जमाने की। असल एक जमाना था जब लोगों में आत्माभिमान, आत्मा स्वाभिमान जो है वह जगाने की जरूरत थी। इसलिए आजादी के काल में शिक्षा व्यवस्था के बारे में, उद्योग व्यवस्था के बारे में और जिन जिन व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा जिन पुस्तकों में हुई है, चाहे वह गोपाल कृष्ण गोखले के की पुस्तक हो, चाहे हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई पुस्तक हो, या 1904 में देशेर कथा सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखी गई हो। सुंदरलाल जी ने भी, पंडित सुंदरलाल जी ने भी भारत में अंग्रेजी राज के 2 खंडों में, एक खंड में शिक्षा, अंग्रेजों के समय की शिक्षा व्यवस्था के पहले की शिक्षा व्यवस्था को बाखूबी रखने की कोशिश की है। और उन्होंने यह बताने की, एनी बेसेंट ने भी लिखा है कि बंगाल के प्रत्येक 400 परिवारों पर एक स्कूल था। और इसका यह अर्थ है कि विद्यालय जो है वह 400 परिवार पर था, तो प्रत्येक गांव में विद्यालय था। धर्मपाल जी ने इन्हीं विश्लेषणों के आधार पर ब्यूटीफुल ट्री नामक पुस्तक में लिखा कि दक्षिण भारत में वह जाति भेद के बिना भी सबको शिक्षा प्राप्त थी। यह कुछ अतिशयोक्ति लग सकता है, कुछ अंबेडकर की पुस्तकों में पढ़ने और अन्य जो समाजवादी चिंतक हैं उनके इसमें पढ़ने पर, लेकिन लगता है कि यह शायद सही है, शायद सही नहीं है। लेकिन एक जमाना था जब लोगों में आत्माभिमान जगाने की जरूरत थी, क्योंकि वह समझ सकें कि यह देश जो है वह समृद्ध रहा है और उस समृद्धि की पूंजी पर वह आज़ादी के आंदोलन को सशक्त बना सके। जो भी रहा हो, अगर सचमुच में वही स्थिति थी तो वह शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, या एकलव्य क्यों पैदा हुआ, ये सारे सवाल जो है आज हमारे सामने में है। तो कल की व्यवस्था मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि इतिहास दोहराने के लिए नहीं होता है, इतिहास सबक लेने के लिए होता है, और इतिहास नई दृष्टि की खोज करने के लिए होता है। तो इतिहास से हम क्या सीख सकते हैं, कल से हम यही सीखना चाहते हैं। कल से अगर हम ये सीखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मुझे एक बात, एक उपनिषद की कहानी याद आती है, जिसका उल्लेख विनोबा जी ने किया है कि एक 10 साल का लड़का गुरु के पास आता है और वह कहता है कि मुझे शिक्षा आपसे प्राप्त करनी है। गुरु उनको
40 गाय देते हैं और कहते हैं कि जब यह 100 गाय हो जाए तो तुम मेरे पास आना। उसके बाद वह 3-4 साल लगता है, 100 गाय हो जाती हैं। उसके बाद वह विद्यार्थी आता है, कहता है कि हमको तो आप ही से शिक्षा लेनी है। तो गुरु कहते हैं कि तुमने शिक्षा प्राप्त कर ली है, तुम्हारे यह मस्तक से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है और तुम्हारी तेजस्विता मैं बढ़ते हुए देख रहा हूँ, क्या तुमने शिक्षा प्राप्त की? तो वह लड़का कहता है, वह शिष्य कहता है कि मैंने मनुष्य से नहीं, मनुष्येतर प्राणियों से शिक्षा ग्रहण की है, यानी प्रकृति से शिक्षा ग्रहण की है, गाय से की है, बैल से की है, इनसे हमको शिक्षा प्राप्त हुई। गांधी जी का एक उदाहरण मैं दूंगा कि गांधी जी को यह कहा गया कि भारत के गांव कंगालियत और गरीबी में पड़े हुए हैं, उनके पास ज्ञान की समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। तो उन्होंने कहा था एक अंग्रेज को कि आप, उनके पास तो ज्ञान की सरिता है और अगर आप देखेंगे तो वह धर्मों पर आप साथ संवाद कर सकते हैं। तो यह जो ज्ञान है, ज्ञान को हम किस रूप में समझना चाहते हैं, अगर यही स्थिति है तो कल का हमारा यह है। आज की स्थिति में अगर हम देखें तो आज हम बदलते हुए संसार में, जिस तरह आदरणीय प्रभु नारायण जी ने कहा कि हम टेक्नोलॉजी में कमजोर हैं, यह असल 2000 के पहले तो हमने यह टेक्नोलॉजी मोबाइल नहीं देखा था, और उसके बाद ये जो बदलता हुआ टेक्नोलॉजी है, यह बदलते हुए ज्ञान के संसार को बढ़ा रहा है, यह बदलते हुए हमारी साक्षरता को बढ़ा रहा है। यह साधन है, यह साध्य हो गया, इस बात को समझना पड़ेगा। विज्ञान के नियमों का दर्शनीकरण करना, फिलोसफराइजेशन करना समाज विज्ञान का काम होता है। बौद्धिक जगत अनुकरण, जो अनुकरण धर्मिता, अनुकरण करने की जो हमारी, उसी को शोध मान लेता है। अब देखिए, मनोविज्ञान में मन को समझने की कोशिश हुई थी, अभी व्यवहार का अध्ययन होने लगा है, मन से व्यवहार पैदा होता है। तो यह अपने ज्ञान को हम चुनौती देने की स्थिति में आए, यानी हमको स्वीकार करना और अस्वीकार करना ही हमको बौद्धिक बनाता है। यदि विद्वान कहते हैं कि कोई चीज पैदा नहीं होती अगर अपोजिट नहीं होता, तो अपोजिट के साथ जब सामंजस्य होता है तो उत्पादन होता है। अब मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, रिकॉर्डो आदि की बात नहीं करूंगा, मैं सीधे आता हूं कि आधुनिक शिक्षा जो है जूठन पर शुरू की गई शिक्षा तो नहीं है। राज्य अपने अनुसार शिक्षा व्यवस्था को बनाने की कोशिश करता है। राज्य जिस तरह का नागरिक बनाना चाहता है, उस तरह की वह शिक्षा व्यवस्था चाहता है कि शिक्षा उसी तरह का की हो। तो यह गांधी से जब यह सवाल पूछा गया कि आपका स्वराज कैसा होगा, तो गांधी ने कहा कि उसमें एक भंगी भी नेहरू से सवाल कर सकेगा। तो यह सवाल करने की शक्ति जो है, वह जब तक बुनियादी सवाल है कि शिक्षार्थी जो है वो सवाल कर सकने की स्थिति में हम उसको खड़ा कर दें। जब वह सवाल करेगा तो जीवन के साथ सवाल करेगा, और जीवन के साथ सवाल करेगा तो इज्जत की जिंदगी के लिए सवाल करेगा, मिलजुल कर रहने की कला का के बीच का अनुबंध करेगा, यानी पेट, पड़ोस, प्रकृति और परमेश्वर, इस चार का अनुबंध होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत आदर्श की स्थिति में भी हम नहीं जाए, लेकिन हम ये इस बात को हमको समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए कि अंग्रेजों के समय जो मैकेले की शिक्षा पद्धति हम पर लादी गई, जो भाषाई हम पर जो है भाषा का जो बोझ डाला गया, यह इसने हमारे अंदर बुद्धि विप्लव पैदा किया है
आज हम अपने बारे में भी विदेश की निगाह से सोचने लगे। हमको अपनी खिड़कियों को खुला रखना है, लेकिन अपनी परिस्थिति के अनुसार हमको अपनी शिक्षा व्यवस्था को इस तरह गढ़ना है कि हम अपने पड़ोस को समझ सकें। हम पड़ोस को नहीं समझकर हम दूर के चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। गांधी के ऐसे कई उदाहरण हैं। गांधी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जब वह प्रकरण आता है, वह सब कोई जानते हैं कि इंस्पेक्टर आते हैं तो कहते हैं, लेकिन गुरु का अनादर करना हमने कभी नहीं सीखा। काजी बनना मैं नहीं चाहता, बड़ों का काजी बनना नहीं चाहता। तो यह काजी बनने की जो उस समय के बचपन की वह घटना है, वह उस घटना की का विस्तारण इंग्लैंड और फिर दक्षिण अफ्रीका में तो जाकर के सत्याग्रहियों के बच्चों के लिए टॉलस्टॉय फॉर्म में वह एक ऐसी व्यवस्था करते हैं जहां विभिन्न धर्मों के बच्चे एक साथ मिलकर के आयोजन करते हैं, पढ़ते और पढ़ाते हैं। और लेकिन अपने बच्चों के लिए भी वो वही शिक्षा यह करते हैं। कहते हैं 2.5-3 मील 3 कोस उनको कार्यालय जाना पड़ता था, और उस बीच में ही अपने बच्चों को 3 बच्चे उनके साथ थे, और जिसमें एक जो है भतीजा भी था। तो इन तीनों के साथ जो जाते और आते हुए जो उनको समय मिलता था, उसी के बीच उन शिक्षा देते हैं। और कहते हैं इससे मुझे असंतोष नहीं हुआ, लेकिन उसको खुली हवा में नहीं यह करने का, खुली हवा में सांस नहीं लेने दिया। यानी उसको अपने जीवन के साथ जो सामाजिक जीवन के साथ, जो सहजीवन के साथ सीखने की जो है उसके, लेकिन उनका इसका अफसोस हमको नहीं है। और हमने जो उसको शिक्षा दी है, उनके गांधी के अनुसार वह पूर्ण शिक्षा थी। अब वह आते आते 1917 में, और जब आते हैं BHU के 1 साल तक, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी भारत आते हैं, और जो है 1 साल तक कुछ बोलते नहीं है, कोई वक्तव्य नहीं देते हैं, घूमते रहते हैं। यह गोपाल कृष्ण गोखले का आदेश था, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले यह मानते थे कि अब आदर्शवादी है, और हिंद स्वराज लिख के इसने एक अव्यावहारिक जो है ग्रंथ लिखा, किताब लिखी है, एक अव्यावहारिक कल्पना को मूर्त रूप देना चाहता है। शायद भारत की परिस्थितियों को यह देखेगा, समझेगा, और एक मुकम्मल जो चीज होती है उसको रखने की कोशिश करेगा। वहां पर भाषा का सवाल उठाते हैं, वहां पर स्वराज का सवाल उठाते हैं। इन सारे सवालों को उठाते हुए गांधी 1917 में जब चंपारण आते हैं, वही बिहार की धरती चंपारण में, तो वहां पर नवंबर 1917 में, अक्टूबर या नवंबर हमको याद है, नवंबर में 3 विद्यालय स्थापित करते हैं। और विद्यालय में भी क्या काम हो रहा है, तो बाहर के शिक्षक आए हैं, महाराष्ट्र से गए हैं, गुजरात से गए हैं, कस्तूरबा भी गई हैं। नख काटना, बाल कटिंग होना, सफाई की विद्या देना। तो और 1937 में आकर के बुनियादी तालीम आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुनियादी तालीम के विद्यालय बिहार में काफी स्थापित किए गए, उसको नाम बुनियादी विद्यालय रह गया, और उसमें कोई काम बुनियादी विद्यालय का नहीं रहा। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहले भी कोठारी कमीशन, आचार्य राममूर्ति कमीशन, यशपाल कमीशन, कई कमीशन आए, और सबके रिकमेंडेशन को समाहित करते हुए जो है यह आई नई शिक्षा नीति। इसमें मुख्य रूप से क्रियाशीलता को, कार्यानुभव को, कोरिलेशन को महत्व दिया गया है, और मल्टी एग्जिट पॉइंट बनाया गया। यह सब सारी बातों को मैं छोड़ता हूं, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तो शिक्षक ही हैं, और वह अगर शिक्षक है तो शिक्षक किस प्रकार के होंगे, शिक्षक किस तरह से
शिक्षक टूल्स राज्य का टूल्स बनेंगे, शिक्षक समाज का टूल्स बनेंगे, शिक्षक विद्यार्थियों को 21वीं और 22वीं शताब्दी के लिए तैयार करता है। इसलिए वह भविष्य से सीखता है, वर्तमान में जीते हुए, और भूत से सीखता है, वर्तमान में जीते हुए भविष्य की संरचना के लिए भविष्य का नागरिक कैसा बने, इस बात की परिकल्पना करता है। तो भविष्य का नागरिक भविष्य की समाज रचना के बारे में सोचे बिना भविष्य की शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचा नहीं जा सकता है। भविष्य की समाज रचना कैसी होगी, किस तरह का समाज हम बनाना चाहते हैं? क्या हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें पूंजीपति और गरीब हो? क्या हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो न्यायपूर्ण हो? अगर न्यायपूर्ण समाज बनाना चाहते हैं तो शिक्षा भी न्यायपूर्ण होनी चाहिए। और फिर मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात को याद करता हूँ कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की हो संतान, सबकी शिक्षा एक समान। ये बात जो है जब तक नहीं होगी तब तक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के रहते हुए हम किसी भी स्थिति में समरूप समाज, एक समानतापूर्ण समाज, एक समरस समाज के निर्माण की बात नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि कला और उद्योग जो है यह जीवन के लिए होगा या शिक्षा के द्वारा हम एक फैक्ट्री के लिए मजदूर पैदा करना चाहते हैं। अब बुनियादी तालीम में जहां तक श्रम को प्रतिष्ठा देने की बात की गई थी, श्रम को ज्ञान के साथ जोड़ा गया था और यह कहा गया था कि जो है अक्षर ज्ञान शिक्षा प्राप्त करने के अनेक साधनों में से एक साधन है। यह नहीं है कि अक्षर ज्ञान कोई साधन ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम भविष्य की शिक्षा व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य की शिक्षा व्यवस्था किस तरह की होगी। क्या यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह हमें कोई मदद कर सकती है? कोई संभावना है इसमें? कोई दृष्टि इसमें मिलती है? और अगर मिलती है दृष्टि तो उसको गुणवत्तापूर्ण जो है किस तरह से बनाया जा सकता है स्कूली शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में और कॉलेज तथा विश्वविद्यालय स्तरीय शोध परक जो शिक्षा है वहां पर। क्योंकि विश्वविद्यालय जो है वह मुख्य रूप से शोध का केंद्र होता है, शोध का केंद्र होता है, मॉरलिटी कंस्ट्रक्ट नहीं है। क्या मॉरलिटी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है? क्या वैल्यू कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है? क्या ट्रूथ कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है? अगर यह कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है तो इथिकल क्या है? ये कई सवाल, आप लोग सब दार्शनिक दर्शन शास्त्र के ज्यादा लोग हैं, हमको प्रभु जी से, इस प्रभु नारायण मंडल जी से, गुरु जी से हमको इस पर जवाब चाहिए कि अगर वो कंस्ट्रक्ट है तो इथिकल क्या है और वैकल्पिक विज्ञान के लिए नया दार्शनिक आधार क्या होगा, इसकी खोज हम करना चाहते हैं। न्यूटन अगर ग्रह की गति बता सकता है तो मनुष्य की गति को बताना, क्योंकि साइंस उद्योग की बकौती बनती चली जा रही है, इसको साइंस को विज्ञान की बकौती नहीं बनने देना, यह शिक्षा का काम है। टेक्नोलॉजी पूंजी की गुलामी कर रही है, समाज खुद एक एक्सपेरिमेंट है, समाज अपने आप में प्रयोग करता है। इसलिए यही भारतीयकरण है और यही आध्यात्मिकरण है जिसकी बात विनोबा करते हैं, जिसकी बात गांधी करते हैं। और भारत में भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही इसको समझा और सोचा जाना चाहिए, लेकिन मधेपुरा के परिप्रेक्ष्य में, वर्धा में नहीं सोचा जा सकता। मधेपुरा अपने लिए निर्धारित करेगा, वर्धा अपने लिए निर्धारित करेगा, लेकिन दृष्टि एक होगी और समझ एक होगी, उद्देश्य एक होगा। उद्देश्य यह है
कि श्रम के प्रति विरक्ति भी ना पैदा किए, क्योंकि अभी भी देखिए देश की अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई है। उस समय भी कृषि की अर्थव्यवस्था ने इसको बचाए रखा है। उसको भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी वगैरह से कोई मतलब नहीं है, जिस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। यह शिक्षा के साथ किस तरह जुड़ेगा, स्थानीयता के साथ किस तरह जुड़ेगा, भारतीयता के साथ किस तरह जुड़ेगा, और गरीब से गरीब लोगों के साथ किस तरह जुड़ेगा, यह सबसे बड़ा सवाल आज शिक्षक समुदाय के सामने में है। शिक्षक समुदाय अगर चुप रहा तो समाज चुप हो जाएगा, क्योंकि भारत का समाज, जैसा कि विनोबा कहते हैं, आचार्यों ने बनाया है, फकीरों ने बनाया है, संतों ने बनाया है। भारत का समाज जो है सरकार नहीं बनाती। भारत का तो सरकार के नीति को चुनौती देने का काम भी जो है हमको करना पड़ेगा। अगर हमने अपने कर्तव्य के प्रति अपने को सचेत नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में मैं सिर्फ एक बिंदु की ओर संकेत करके अपना व्याख्यान समाप्त करना चाहता हूं कि आज हमको, बल्कि मैं तो कहता हूं 72-73 वर्षों की आजादी में जो हमको परोसा गया, उसके अनुसार हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था को संचालित किया है। हमारे सामने गांधी एक आदर्श है, हमारे सामने विवेकानंद आदर्श है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, जयप्रकाश है, अंबेडकर है, ये सारे हैं, लेकिन किसी के, हम सबके कंधे पर सवार हैं और फिर आगे देख सकते हैं। इसलिए हमको आगे के बारे में सोचना पड़ेगा फिर एक बार कि दर्शन शास्त्र या समाज विज्ञान में विद्यार्थियों की कमी के बारे में अभी जटाशंकर सर ने संकेत किया है। दरअसल संख्या के संबंध में गांधी जी से एक सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि हीरा तराशने में खर्च कितना होता है इसकी चिंता नहीं की जानी चाहिए। हम अगर हीरा तराशने वाले लोग हैं तो एक हीरा तो समाज को बदल सकता है। उसी तरह हमारे अंदर बौद्धिक और अकादमिक ईमानदारी लाने की जरूरत है। हम सोखता कागज नहीं बनना चाहते हैं जो अनावश्यक चीजों को सोख लेता है। सोखता कागज आज के युवा प्रयोग में नहीं लाते हैं। आज तो बॉल पेन, हमारे पास भी बॉल पेन है, सबके पास बॉल पेन है। जिस समय कि उससे लिखा जाता था स्याही में डुबा करके दवात में, तो उस समय सोखता कागज का उपयोग होता था। हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, उसका हम लोग भी थोड़ा दिन तक बचपन में किए थे। वह अनावश्यक इंक को सोख लेता है। हम वह सोखता कागज विद्यार्थी को सोखता बनाना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से हम कल के यानी भविष्य के, भारत के भविष्य के, समाज के भविष्य के विद्यार्थियों की कल्पना को मूर्त रूप दे सकते हैं। आपने अवसर दिया, हमको लगता है कि यह समय भोजन का है। मैं तो तुरंत कार्यालय से आया। आप सबके प्रति फिर जो है बहुत बहुत आभार कि आपने हमें अवसर दिया।